ट्री में ये कहा जाता था कि किसी भी कोई पॉइंट दे रखा है आपको, कोई पॉइंट, तो पॉइंट का मतलब ये नहीं है कि ये दे रखा है, पॉइंट का मतलब ये है कि वो आपको दे देंगे 2,3। अब जब 2,3 है तो 2,3 को लोकेट कैसे किया जाता था, हमने ये वाई एक्सिस बना ली और ये एक्स एक्सिस बना ली, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर इसको जहाँ पर दोनों एक्सिस मिलती हैं उसको हम बोल देते हैं ओ इज़ फॉर ओरिजिन। और फिर हम अगर एक्स एक्सिस में यानी कि हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ते हैं तो पॉइंट्स क्या है 1 2 3 4, कितना मान लिया हमने 1 2 3 4। ऐसे ही वाई में 1 2 3 4 ये हो गया। तो 2,3 को अगर ये कहा जाता था कि लोकेट करिए तो आप एक्स में चलते थे 2 स्टेप और यहाँ से आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते थे। वाई में चलते थे 3 स्टेप और यहाँ से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देते थे, ठीक है। और फिर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता था, ये वाला जो पॉइंट होता था, इसको हम बोल देते थे 2,3। तो अब तक हमने रिलेशन के नाम पर ये देखा था कि दो कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिलेट करके एक प्लेन पर लोकेट कर दिया जाता है। तो ये हो गया 2,3। अब इसी तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पर भी देखूँगा। जैसे हमने सेट्स में देखा, तो सेट में अगर कोई बोल देता था कि आप एक ऐसा सेट बनाइए विच इज़ अ सेट ऑफ प्राइम नेचुरल नंबर्स, तो प्राइम नेचुरल नंबर्स हमारे 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके आप छोड़ देते थे। तो यहाँ पर आपने क्या करा कि यहाँ पर आपने एक एक एलिमेंट को लिखते चले गए आप कॉमा लगा लगा कर, ये आपने करा। अब जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें फंक्शंस की बात तो बाद में करेंगे, उससे पहले रिलेशन की बात करते हैं। तो रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में ना एक एक एलिमेंट नहीं होगा, रिलेशन में पेयर्स होंगे। कैसे, मान लो ऐसा हो गया 1,2 2,4 3,6 4,8 इतना, ठीक है। तो ये आपको एक रिलेशन दे दिया, मान लीजिए एक रिलेशन। तो जैसे पहले क्या था, पहले सेट था तो सेट में एक एक एलिमेंट होता था। रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में पेयर होगा। अब ये जो पेयर है इसमें आपसे ये पूछा जाए कि भाई ये कौन सी फॉर्म में, आप कहोगे भाई सारे एलिमेंट जो है वो कॉमा लगा लगा कर लिखे हुए हैं। वो कॉमा लगा लगा कर लिखे हुए हैं किस तरीके से, पहला पेयर कॉमा, दूसरा पेयर कॉमा, तीसरा पेयर कॉमा, चौथा पेयर। उसमें क्या होता था, पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट, तो उसमें तो एलिमेंट्स होते थे। यहाँ पर पेयर्स हैं। फिर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ये जो है ये तो आपका रोस्टर फॉर्म हो गया, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा कर लिखा हुआ है। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखो। तो हम ये कहेंगे कि जैसे हमने 10th क्लास में देखा था कि ये कोऑर्डिनेट्स होते थे, तो इसमें पहले वाले कोऑर्डिनेट को हम एक्स बोल देते थे और दूसरे वाले को वाई बोल देते थे। उसका रीज़न भी ये कि पहले वाले को मैं एक्स एक्सिस पर प्लॉट करता था और दूसरे वाले को वाई एक्सिस पर। यहाँ पर भी क्या करना है, पहले एलिमेंट को एक्स बोलेंगे और दूसरे एलिमेंट को वाई बोलेंगे। तो आप यहाँ पर, अरे वो चेयर खाली उस पर रखो ना। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, ए इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई, क्योंकि अब एक एलिमेंट नहीं है, अब 2 एलिमेंट है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट y is equal to 2x, comma x, comma y belongs to natural number, comma x is less than equal to 4, x is less than equal to 4। तो ये हमने कैसे लिख दिया, ये हमने रिलेशन बनाया है। तो रिलेशन में क्या होगा, रिलेशन में हमेशा पेयर होगा। तो पेयर में हम समझ गए, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो y वाला एलिमेंट है ये x वाले का डबल है, यानी कि y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x लिख दिया मैंने, ठीक है। और फिर हम ये कहेंगे कि x y x y x y x y सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक। तो x, y बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। आप कहोगे y का क्यों नहीं लिखा है यहाँ पर, y लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि y डिपेंड कर रहा है x पर। तो x मैंने लिख दिया ना, तो y उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। हमने कहा x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो x कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 से। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2, 1 2 2। जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4, 2 2 4। जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 8, ठीक। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये सिर्फ x पर ही डिपेंड कर रहा है। x की वैल्यू जब 4 से ऊपर होगी ही नहीं तो y की वैल्यू मेरे को मिलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए ये हो गया हमारा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि ये रिलेशन की हो गई कौन सी फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, और ये हो गई उसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। अब रिलेशन स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले ये देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, नोट करिएगा।
सबसे पहले लिखें कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट्स। रिलेशंस एंड फंक्शंस में पहला पोर्शन जो हम कर रहे हैं वो रिलेशंस का कर रहे हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है ये, रिलेशंस एंड फंक्शंस। अब रिलेशन भी पढ़ेंगे फिर फंक्शन पढ़ेंगे। टोटल 3 एक्सरसाइज करनी है यहाँ पर भी। पहली एक्सरसाइज इज अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपको समझ में आ जाएगी। दूसरी रिलेशंस के बारे में, वो भी आसान है। फंक्शंस में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है, बस वो आपको समझ कर चलना होगा, वो मैं बताऊँगा आपको कि फंक्शंस में गड़बड़ ना हो, क्योंकि फंक्शन समझ में तो आ जाता है लेकिन पेपर में बच्चों से क्वेश्चन ठीक नहीं होता उसका। ठीक, वो तरीका मैं बताऊँगा कि गलती होगी ही नहीं उसमें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स में लिखिएगा फॉर टू सेट्स P and Q for two sets P and Q, the Cartesian product for two sets P and Q, the Cartesian product P cross Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs, is the set of all for two sets P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, from P and Q. That is, if capital A या P लिया ना हमने, तो if capital P is equal to A comma B and capital Q is equal to C comma D comma E comma F। तो ये मैंने आपको रिलेशन का एग्जांपल दिया था। अभी शुरुआत जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट से करनी है, मतलब हमें इस वाले सेट को और इस वाले सेट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरीके से निकाला जाता है वो देखिए, P क्रॉस Q इज इक्वल टू, हम एक एक करके करेंगे। प्रोडक्ट किस तरीके से, प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पर क्या है कि आपको पेयर बनाना है। कैसे, A का C के साथ, तो यहाँ लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे A कॉमा C, और अंदर जो लिखेंगे ना पेयर वो स्मॉल ब्रैकेट्स को लिखने हैं। तो A का C के साथ पेयर तो AC, फिर A का D के साथ तो A कॉमा D, फिर A का E के साथ तो A कॉमा E, फिर A का F के साथ तो A कॉमा F। इसी तरह से B का C के साथ तो B कॉमा C, फिर B का D के साथ तो B कॉमा D, और B का E के साथ B कॉमा E, और फिर B का F के साथ तो B कॉमा F। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब इसी तरीके से हम ये कहेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो सेट्स का होता है ना, वो कम्यूटेटिव नहीं होता। मतलब अगर P क्रॉस Q आपने निकाला इस तरह से, तो Q क्रॉस P उल्टा होगा इसका। कैसे, Q क्रॉस P क्या होगा, इसमें आप पहले लिखें CDEF CDEF क्रॉस A कॉमा B, CDEF क्रॉस A कॉमा B। तो अब Q का कार्टेशियन प्रोडक्ट P के साथ करना है, तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर क्या कर रहा था कि P का पहला एलिमेंट उठाया और पहले एलिमेंट का एक एक करके सभी के साथ पेयर बना लिया, A C A D A E A F, A C A D A E A F।
फिर बी का चारों के साथ करा, बी सी बी डी बी ई बी एफ, ये कर दिया। अब इसी तरह से यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है इसका सी, तो इसका सारे एलिमेंट्स के साथ, सारे क्या, दो ही तो एलिमेंट्स हैं, इनके साथ पेयरिंग करिए तो सी ए सी बी, फिर दूसरे का डी ए डी बी, फिर तीसरे का ई ए ई बी, फिर चौथे का एफ ए एफ बी। ठीक, तो लिखिएगा ये क्या हो जाएगा, सी ए सी बी, फिर डी का दोनों के साथ तो डी ए डी बी, फिर ई का दोनों के साथ ई ए ई बी, फिर एफ का दोनों के साथ एफ ए और एफ बी। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। अब आप पेज नंबर 32 पर आइए। पेज नंबर 32 पर देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। पेज नंबर 32 पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। उन्होंने बोला इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्या दे रखा है, इफ x प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 1 इज इक्वल टू 3 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो क्या करना है भाई, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये वाला, इसको दूसरे ऑर्डर पेयर के इक्वल दे रखा है, तो x प्लस 1 विल बी इक्वल टू 3 एंड y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1, y माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो x की वैल्यू तो हो गई 2, और यहाँ 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो गई 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, ये हो गया। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में दो सेट्स दे रखे हैं। एक दे रखा है P इज इक्वल टू ए बी सी, P इज इक्वल टू ए बी सी एंड Q इज इक्वल टू स्मॉल r। तो ये दो सेट दे रखे हैं P और Q। वो बोल रहे हैं कि आप P क्रॉस Q बताओ और Q क्रॉस P बताओ। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसा ये एग्जाम्पल हमने देखा था। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू क्या हो गया, ए बी सी। सौम्या, ये जो एग्जांपल्स मैं कर रहा हूँ ये एनसीईआरटी में से कर रहा हूँ। एनसीईआरटी में पेज नंबर 32 पर है ना अभी बुक आपके पास? अभी बुक है सौम्या, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, है अभी। ठीक है, तो पेज नंबर 32 पर है, एग्जाम्पल नंबर 2 कर रहे हैं एनसीईआरटी में से। तो P क्रॉस Q देखिए, P क्रॉस Q क्या हो गया, ए बी सी क्रॉस आर। ए आर के साथ एक ही एलिमेंट है, तो ए आर के साथ, फिर बी आर के साथ, फिर सी आर के साथ, ए आर बी आर और सी आर। ये हो गया P क्रॉस Q। फिर देखिएगा Q क्रॉस P। तो Q क्या है, R क्रॉस P क्या है, A B C। अब इनका पेयर देखो, R पहले A के साथ, फिर R B के साथ, और फिर R C के साथ। तो R A R B और R C, P क्रॉस Q और Q क्रॉस P हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद में देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हमको सेट्स दे रखे हैं, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4। A इज इक्वल टू 1 2 3, B is equal to, A is equal to 1 2 3, B is equal to 3 4 and C is equal to 4 5 6। C is equal to 4 5 6, ये दिया है। अब वो बोल रहे हैं फर्स्ट पार्ट में आप कैलकुलेट करें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C।
ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो ए तो हो गया 1 2 3, और जो बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि बी में और सी में कॉमन कौन सा एलिमेंट है। तो आप ये देखिए ये 3 तो कॉमन नहीं है, 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में और सी में दोनों में आ रहा है। तो ये बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 का प्रोडक्ट निकालना है 4 के साथ में, तो क्या होगा? 1 4 2 4 3 4, 1 4 2 4 और 1 4 2 4 3 4। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को एक ब्रैकेट में डाला, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो पहले ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी लिखिए 1 2 3 क्रॉस 3 4, 1 2 3 क्रॉस 3 4। इसको एक बड़े ब्रैकेट में डाल दो, ठीक, और फिर लगाइए इंटरसेक्शन का साइन, फिर एक बड़ा ब्रैकेट लीजिए। अब लिखना है ए क्रॉस सी, तो ए क्या है? 1 2 3 क्रॉस सी कितना है? 4 5 6। ये हो गया। तो जरा इनका देखिएगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 3 1 4, फिर 2 3 2 4, फिर 3 3 3 4। ये हो गया इंटरसेक्शन 1 का 4 के साथ, तो 1 4, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ, 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 का तीनों के साथ, तो 2 4 2 5 2 6, 2 4 2 5 और 2 6। फिर 3 का तीनों के साथ, तो 3 4 3 5 और 3 6। ये हो गया। अभी देखिएगा कि ये तो आ गया ए क्रॉस बी, ये जो पहला वाला कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये ए क्रॉस बी, ये दूसरा वाला इतना बड़ा कर्ली ब्रैकेट है, ये आ गया हमारा ए क्रॉस सी। तो इनके बीच में साइन लगा हुआ है इंटरसेक्शन का। तो इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि कौन से पेयर्स इसमें कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके चेक करते चले जाओ। 1 3 जरा ढूंढना, 1 3 इसमें है नहीं है, इसको छोड़ दो। 1 4 इसमें है और इसमें भी है, तो एक तो 1 4 हो गया। फिर देखो 2 3 है क्या? 2 3 नहीं है, छोड़ दो। 2 4 है, हम कहेंगे हाँ जी 2 4 है, तो एक ये हो गया। फिर 3 3 नहीं है लेकिन 3 4 है। 1 2 और 3, ये 3 एलिमेंट्स, ये 3 पेयर्स कॉमन आ रहे हैं। तो 1 4 2 4 और 3 4। ठीक है, तो क्या होता है कि ये हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स में भी इंटरसेक्शन उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे नॉर्मली निकालते थे कि भाई दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, वो होता है इंटरसेक्शन। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है? ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ए क्या है यहाँ पर? 1 2 3 क्रॉस बी यूनियन सी, एक बड़ा ब्रैकेट लगा लो और लिखिएगा बी क्या है? 3 4 यूनियन सी क्या है? 4 5 6। वन टू थ्री और क्रॉस करा और 3 4 और 4 5 6 का अगर यूनियन निकाले तो यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो एक तरह। तो जो कॉमन एलिमेंट आ रहा है उसको 2 बार ना लिखकर एक ही बार लिखना है। तो
ये पूरा इसका कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा 3 4 5 6। उसमें क्या होगा ये वाला सेट का और ये वाले सेट के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए, ठीक है। अब 4 यहाँ पर 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखा जाता है। तो इनका पूरे का यूनियन क्या हो गया 3 4 5 6, मतलब इस और इस सेट के सारे एलिमेंट्स 3 4 5 और 6। अब इसके साथ में आपको क्या निकालना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो पहले 1 को लोगे सबके साथ, फिर 2 को सबके साथ, फिर 3 को सबके साथ। तो 1, 3 फिर 1 4 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 3 1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर है 3 3 3 4 3 5 और 3 6, ठीक। फोर्थ पार्ट देखिएगा। देखिए जी फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट है A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C। ठीक है, तो ये जैसे हमने यहाँ करा था A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, तो ये A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C है। तो यूनियन का मतलब क्या है कि सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसमें क्या लिया था इंटरसेक्शन में कॉमन लिया था, यूनियन में क्या होगा सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो पहले लिखते हैं A क्रॉस B। तो मैं ये दोबारा लिखकर नहीं दिखा रहा हूँ, A क्रॉस B मैं निकाल चुका था, तो मैं ये वाला पूरा सेट लिख रहा हूँ, ये वाला पूरा मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। तो A क्रॉस B क्या है 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। 1 3 1 4 2 3 2 4 और 3 3 3 4। ये तो A क्रॉस B हो गया। यूनियन A क्रॉस C, A क्रॉस C कैसे निकलेगा 1 4 1 5 1 6। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। 3 4 3 5 3 6, ये हो गया। अब देखिएगा यूनियन जब निकालेंगे तो यूनियन में क्या होता है कि इसके भी पहले वाले सेट के भी सारे एलिमेंट्स, दूसरे वाले सेट के भी सारे एलिमेंट्स, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको एक एक बार ही लिखा जाता है बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस बार लिखने होंगे सारे एलिमेंट्स। तो पहले ये देखिए कि हम पहले ही देख चुके हैं एक कॉमन एलिमेंट्स यहाँ पर क्या है 1 4 है 2 4 है और 3 4 है। तो इनको एक एक बार ही लिखना है, दोबारा नहीं लिखना। तो 1 4 जो दूसरे सेट में आ रहा है इस पर एक छोटा सा क्रॉस लगा दो, 2 4 जो दूसरे सेट में आ रहा है इस पर छोटा सा क्रॉस लगा दो, और 3 4 पर एक छोटा सा क्रॉस लगा दो। मतलब मुझे अब इसके तो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है, और इसके सिर्फ ये क्रॉस छोड़कर, क्योंकि ये क्रॉस वाले एलिमेंट्स वो हैं जो कॉमन है, जो एक बार आ चुके हैं, तो ये क्रॉस्ड एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स लिख देना है। तो पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट्स में लिखूंगा और दूसरे वाले सेट के भी सारे एलिमेंट्स लिखूंगा एक्सेप्ट दिस क्रॉस्ड एलिमेंट्स, बस। तो यूनियन इस तरीके से आप करेंगे, गलती नहीं होगी बिल्कुल भी। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। फिर ये पहला सेट तो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेट में क्रॉस्ड वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं, तो 1 5 1 6
1516, फिर 2526, फिर 34 नहीं लिखना तो 3536। दिस इज कॉल्ड यूनियन। यूनियन हो गया, दोनों आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट्स, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में है, ये बोल रहे हैं इफ P इज इक्वल टू 1,2 फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P इफ P इज इक्वल टू 1,2। एक सेट है P कितना दे रखा है 1,2, वो बोल रहा है फॉर्म द सेट P क्रॉस P क्रॉस P। तो पहले P क्रॉस P निकालो। P क्रॉस P क्या हो जाएगा 1,2 क्रॉस 1,2, तो ये हो जाएगा P क्रॉस P। तो P क्रॉस P देखिएगा क्या होगा 1, 1, 1, 2 और 2, 1, 2, 2। ये तो हो गया P क्रॉस P। वो पूछ रहे हैं P क्रॉस P क्रॉस P निकालना है, तो देखिएगा P क्रॉस P क्रॉस P, तो इसको ऐसे लिखो P क्रॉस P एक ब्रैकेट में डालो और क्रॉस P इसको अलग ब्रैकेट में डालो। तो ये जो P क्रॉस P निकाला है पहले तो ये लिख लो 1, 1, 1, 2 1, 1, 1, 2 2, 1 1, 1, 1, 2 2, 1, 2, 2। ये हो गया, ये तो P क्रॉस P हो गया। अब इसका क्रॉस करना है किसके साथ 1, 2 के साथ। तो पहले 1, 1 का 1 के साथ तो क्या हो जाएगा 1, 1, 1 1, 1, 1, फिर 1, 1 का 2 के साथ तो 1, 1, 2, ये तो हो गया। फिर 1, 2 का 1 के साथ तो 1, 2, 1, फिर 1, 2 का 2 के साथ तो 1, 2, 2, ये हो गया। अब उसी तरीके से 2, 1 को उठाओ तो 2, 1 का 1 के साथ फिर 2 के साथ, तो 2, 1, 1 और 2, 1, 2, फिर 2, 2 को उठाओ तो 2, 2 का 1 के साथ 2, 2 का 2 के साथ, तो 2, 2, 1 और 2, 2, 2। तो इस तरीके से हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट निकल गया। समझ गए हम लोग? ठीक है, कहीं कोई चीज़ मुश्किल तो नहीं लग रही इसमें, आसान। ठीक, चलिए जी एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है इन्होंने, ये देखिएगा। जी एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, इसमें दिया है इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R क्रॉस R रिप्रेजेंट। ठीक है, अब देखिए R क्रॉस R का मतलब क्या है। अब उन्होंने ये बोला है कि इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स R क्रॉस R एंड R रिप्रेजेंट। जरा देखिए R क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये तो हमारा हो गया R। अब वो बोल रहे हैं कि R का R के साथ ही आप क्रॉस बताइए क्या हो जाएगा, R क्रॉस R क्या होगा। तो R क्रॉस R क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए x, y, x, y such that x belongs to R and y belongs to R। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये कहेंगे कि x, y की तरह सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे। वो ये कहेंगे कि भाई पहला वाला पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर मैं रिप्रेजेंट करूँगा, दूसरा वाला जो पॉइंट है उसको मैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल स्पेस के सारे पॉइंट्स हो गए।
ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि R क्रॉस R रिप्रेजेंट्स all the points in a two-dimensional plane. समझ गए? जो हम ग्राफ पेपर पर बनाते हैं ना, x और y को जो हम प्लॉट करते हैं, तो वो जो ग्राफ पेपर पर हम जो पॉइंट्स प्लॉट करते हैं वो टू डायमेंशनल प्लेन ही तो है। ठीक, अब इसी तरीके से r क्रॉस r क्या हो जाएगा? r क्रॉस r क्रॉस r थ्री डायमेंशनल प्लेन। बस इसको लिख दो x, y, z such that x belongs to r, y belongs to r and z belongs to r। तीनों ही रियल नंबर है, तो इसमें हम ये बोलेंगे कि r क्रॉस r रिप्रेजेंट्स all the points in a three-dimensional plane। All the points है ना थ्री डायमेंशनल प्लेन, तो ये थ्री डायमेंशनल प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, सारे ही पॉइंट्स आ जाएंगे क्योंकि सारे रियल नंबर बोला है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद देखिए एग्जांपल नंबर 6। सर थ्री डायमेंशनल प्लेन को हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करें? ग्राफ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे थ्री डायमेंशनल। सर टू, हाँ, क्योंकि पेपर है ना, तो पेपर खुद ही टू डायमेंशनल है। पेपर में क्या है? पेपर में लेंथ है, ठीक है, और उसकी हाइट और ब्रेथ तो है ही, तो इसलिए उसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, वो थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है आपको देखने में। जैसे मान लीजिए इसको तो हम बोल देते हैं वाई एक्सिस, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री सिलेबस में है आपके, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है सिलेबस में, तो इसको तो एक्स एक्सिस बोल देते हैं, इसको वाई एक्सिस बोल देते हैं। और ये जो टेढ़ी लाइन खींची है ना, ये क्या होगी? ये जेड एक्सिस होगी। ये टेढ़ी लाइन नहीं है एक्चुअल में, ये आगे निकलती हुई लाइन है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ तो ये तो बोर्ड की लेंथ हो गई और ये बोर्ड की हाइट हो गई। बोर्ड की चौड़ाई कितनी है वो नहीं पता, तो हमने ये कहा कि उसकी हाइट जो उसकी ब्रेथ है उसको मैंने आगे की तरफ मान लिया। तो बोर्ड पर तो ये आगे की तरफ निकलता हुआ दिखा नहीं सकते, तो इसको ऐसे हमने दिखा दिया। अब कोई बोले कि आप 5, 3 और 2 को रिप्रेजेंट करिए थ्री डायमेंशनल प्लेन में। अगर कोई बोले 5, 3 और 2 को रिप्रेजेंट करिए, 5, 3 तो हम वैसे ही कर देते रिप्रेजेंट, लेकिन अब 2 और आ गया, इसको कैसे करें? हालांकि सिलेबस में नहीं है, फिर भी समझिए, इंटरेस्टिंग है। देखो x क्या है 5, y क्या है 3 और z क्या है 2। तो x में जरा 5 तक बढ़ो आगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 हो गया। यहाँ से y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचो, ठीक है। अब y एक्सिस में 3 स्टेप बढ़ो आगे, तो 1, 2, 3, यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींचो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये आ गया, इसको क्या करो? इसको इससे ज्वाइन करो, लेकिन एक डॉटेड लाइन से। सर ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया आपने, इसको ओरिजिन से मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है ना बेटा, ये पॉइंट आ गया 5, 3। ये तो समझ गए? ठीक है, ये तो हम अब तक करते आए हैं, बचपन में भी कराया काफ़ी क्वेश्चंस में। अब देखिएगा 5, 3, 2 है, तो अब आप क्या मानेंगे? अब आप 1 मिनट के लिए ये भूल जाइए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जिस्ट करती है, उसको तो गायब कर दो बिल्कुल। ठीक है, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान में रहना चाहिए कि ये जो 5, 3 वाली जो डॉटेड लाइन है, ये एक नई एक्सिस है, और ये जो z है ये एक नई एक्सिस है। ठीक है, तो अब ये 2 एक्सिस है, ये थोड़ा ना एक ही लाइन में दिखाई दे रही है, तो इसको z को थोड़ा और टेढ़ा बनाऊंगा ऐसे। थोड़ा सा ऐसे, तो z में कितना है? 2 है। तो आप क्या करें? आप z में 2 स्टेप आगे बढ़ो, 1 और 2। ठीक है, जैसे x में 5 स्टेप बढ़े थे और y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, y में 3 स्टेप आगे बढ़े और x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। अब क्या करेंगे? z में 2 स्टेप आगे बढ़िए और ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो नई लाइन बनी है, इसको एक एक्सिस मानते हुए इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करो, ऐसे कर दिया। ठीक है, और ये जो 5, 3 है, 5, 3 से आप क्या करिए? 5, 3 से इस वाली एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करिए। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब इसको एक बोल्ड लाइन से ज्वाइन कर दिया,
ये जो पॉइंट आया है ये पॉइंट है 5, 3, 2। समझ गए? ठीक। क्या करा, x और y को भूल गए, पहले x और y की हेल्प से 5, 3 बनाया, फिर x और y को भूल गए और ये जो 5, 3 को ओरिजिन से ज्वाइन करने वाले लाइन है इसको एक नई एक्सेस मान लिया। अब क्या करा, z में 2 स्टेप आगे बढ़े और इस नई एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली और फिर ये जो 5, 3 वाला पॉइंट था इससे z एक्सेस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, दोनों जहाँ पर मिले दैट पॉइंट इज 5, 3, 2। ठीक है, तो ये नहीं पूछा जाता क्योंकि टीचर खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें। ठीक है, तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सा बन जाता है एक ग्राफ पेपर पर और फिर कोई ऑप्शन नहीं बचता टीचर के पास, चेक करो और आगे बढ़ो, चेक करो और आगे बढ़ो, बस वो यही करते हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़ा मतलब लाइन सीधी खींच लेते हैं स्केल की हेल्प से, कुछ बच्चे वैसे तो छोड़ो वो स्केल से भी सीधी लाइन नहीं खींच पाते, तो वो ग्राफ पर क्या उल्टी सीधी कहानी कर देते हैं। तो इस वजह से ये चीज़ पहले थी सिलेबस में 6-7 साल पहले, अब नहीं है, अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने वाला नहीं आता। ठीक। तो सर ऐसी कितनी डायमेंशन होती है? एक्चुअल में चौथी डायमेंशन में टाइम होती है, 3 डायमेंशन तो वही एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। हम अगर दुनिया में देखते हैं तो हमें ना 3 ही चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो लंबाई दिखाई दे गई और एक चौड़ाई दिखाई दे गई और एक हाइट दिखाई दे गई। हम इस रूम के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो ये भी क्यूबॉइडल शेप है, लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। ठीक। आप जब ग्रेजुएशन में पहुँचेंगे 2 साल बाद, तो ग्रेजुएशन में आप ये देखेंगे कि ये जो आपने कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है ना, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, जेड एक्सेस, इसके अलावा 2 सिस्टम और पढ़ाए जाते हैं। दूसरा सिस्टम होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है कि ये जो रूम है, आप ये सोचो कि आप एक रूम के अंदर नहीं बैठे हो, आप कुतुब मीनार के अंदर बैठे हो। कुतुब मीनार ऐसी है कि नीचे का रेडियस ज़्यादा है और ऊपर चलते 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 रेडियस कम हो गया। सोचो कि रेडियस पैरेलल है, मतलब रेडियस सेम है। ठीक है, तो वो जो ऐसा सिस्टम हो गया, कभी देखा है ऐसा घर जो सिलेंड्रिकल बना हुआ हो? सारे घर क्यूबॉइडल ही बने हुए होते हैं। ठीक, तो वहाँ पर क्या है, अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ तो 2 ही तो डायमेंशन होती है सिलेंडर में, एक रेडियस और एक हाइट, एक रेडियस और एक हाइट। तो ये हो गया 2 डायमेंशनल एक नया सिस्टम ये होता है। और ये इटली में, इटली का जो आर्किटेक्चर है उसको अगर देखा जाए तो वहाँ पर न जाने कितने ऐसे घर दिखाई दे जाते हैं जो कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से बने हुए हैं। बड़ा मुश्किल होता है बनाना, ईंटों को सीधा 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 जोड़ते जाना आसान है, लेकिन कर्व जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम आता है, वो होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो जनरली जो मतलब ये स्पेस साइंस है वहाँ पर यूज़ करा जाता है कि आप ये सोचो कि आपने एक घर बना दिया जो कि एक स्फीयर की शेप का है, यार एक बॉल के अंदर कैसे बैठ जाओगे। ठीक है, उसमें डायमेंशन क्या हो गया, केवल एक ही डायमेंशन हो गया, केवल एक डायमेंशन हो गया। चौथा जो डायमेंशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग डायमेंशन है, उसको बड़ी फिल्में देख चुके हो आप। चौथा डायमेंशन होता है टाइम। ठीक है, जैसे लेंथ होता है ना, लेंथ को मैं बढ़ा सकता हूँ, कितना भी बढ़ा सकता हूँ। भाई ये जो रूम है ना, इस रूम को मैं 10 फुट का चाहता हूँ। ठीक है, 10 फुट नहीं 8 फुट, रोक लो, नहीं 12 फुट का कर लो, अच्छा बड़ा बना लो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको 10 से 12 भी कर सकता हूँ उसकी लेंथ को, और 10 से 8 भी कर सकता हूँ। तो लेंथ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसी ब्रेथ को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसी हाइट को भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। ये जो टाइम है ना, टाइम को बस बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। ठीक, टाइम को सिर्फ बढ़ाया जा सकता है, घटाया नहीं जा सकता। इसमें ऐसा होता है कि भाई जो टाइम है, टाइम अगर बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो अब ये कह रहे हैं भाई कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे बढ़ा सकते हो कि इंतज़ार करके, इंतज़ार कर रहे हैं ना आप उस टाइम ड्यूरेशन में पहुंच रहे हैं। कोई कह दे कि भाई टाइम को बढ़ाना है ना, मैं 15 अगस्त में देखना चाहता हूँ इस बार लाल किले पर कैसा प्रोग्राम होगा, क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं देख सकता, मुझे 15 अगस्त तक इंतज़ार करना पड़ेगा, यानी कि टाइम बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। ठीक, हम ये कहते हैं कि टाइम को कम कर दो। जब मैं पैदा हुआ था तब मैं ये देखना चाहता हूँ मेरे मम्मी पापा के चेहरे पर क्या खुशी के भाव थे, क्या मैं पहुँच सकता हूँ वहाँ तक? मैं नहीं पहुँच सकता। ठीक, यानी कि मैं टाइम को घटा भी नहीं सकता। तो टाइम को घटाना तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली चीज़। और जो बढ़ाना है वो बढ़ाना भी इंस्टेंटली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ हम इंतज़ार करके कि हाँ हम भगवान से मनाएं कि हम तब तक ज़िंदा रहेंगे तो हम देख लेंगे उस दिन को। ठीक है, ये पता थोड़ी है कौन कितने दिन तक ज़िंदा रहेगा, नहीं मालूम। क्योंकि जो टाइम है, इस टाइम पर बड़े भयानक तरीके से रिसर्च चल रहे हैं, पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि हम फटाफट से आगे जाकर अपना फ्यूचर देख पाएँ। ठीक है, मतलब टाइम को बढ़ा पाएँ और हम पास्ट में भी चले जाएँ। पास्ट में कुछ गलती हो गई थी, उस गलती को सुधारना है। मैंने उसको कुछ बोल दिया था, मैं उसको सॉरी नहीं बोल पाया, मैं उसको सॉरी बोलना चाहता हूँ। चलो भाई टाइम मशीन में बैठकर पीछे चले। ठीक है, तो आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी साइंटिफिक फिक्शन वाली
लेकिन फिक्शन ज़्यादा दिनों तक फिक्शन नहीं रह सकता। हो सकता है कि ये चीज़ भी पॉसिबल हो जाए, कहा नहीं जा सकता, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सुनते आ रहे हैं, रामायण में महाभारत में न जाने कितनी सारी चीज़ें होती थी जो तब लगता था कि ये फालतू की बातें है कि एक बंदा यहाँ बैठा हुआ है, उसका नाम संजय था, वो बैठा हुआ है और वो धृतराष्ट्र को पूरी स्टोरी सुना रहा है कि कुरुक्षेत्र में अब ये लड़ाई में ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, अब इसने इसको ऐसे मार दिया, उसने इसको ऐसे कर दिया, अरे उसने उसको छल से घेर लिया है स्वामी, तो वो ऐसे करके बताते थे पूरी कहानी, ठीक। तो आज क्या है, आज जो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है वो भी तो वही चीज़ है, ठीक। मोबाइल है, एक छोटी सी डिब्बी है हाथ में, समझ में नहीं आता कि हम अपने घर के कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। हमारा घर जो यहाँ पर नहीं है, हमारा घर जो कहीं पर दूर है, तमिलनाडु में है या कर्नाटक में, हम उसको देख सकते हैं कि भाई उसकी छत कैसी है। तो ये गूगल मैप्स, ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं इस चीज़ को इंडिकेट करती हैं कि शायद जो चौथा जो कोऑर्डिनेट है टाइम, शायद उस पर भी बहुत जल्दी। और आप लोग जो फिजिक्स बच्चे जो पढ़ रहे हैं ना, आप लोग देखेंगे कि हम जो भी चीज़ करेंगे वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अभी जो मोशन वाला चैप्टर होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में ही होगा, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं आता कि टाइम को बढ़ा दो या टाइम को घटा दो, नहीं कर सकते। वो इंसान के हाथ में अभी तो नहीं है, आगे हो जाए तो कह नहीं सकते। हर कोई टाइम मशीन में बैठ जाएगा। और अगर किसी शॉपिंग मॉल में चले जाते हैं तो वहाँ पर होते हैं ना वो 7D एक्सपीरियंस, 10D एक्सपीरियंस, उसमें फालतू की डायमेंशन है। डायमेंशन तो 3 ही होती है दुनिया में, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो चौथी डायमेंशन ये है कि जब आप बैठे रहोगे ना तो बच्चा बैठ जाएगा एक गाड़ी के अंदर, उसके ऊपर चश्मा लगा दिया जाएगा, एक भूत आ जाएगा, गया भूत, चौथी डायमेंशन। फिर इधर से पानी की बौछार आ गई, 5वीं डायमेंशन। उधर से थोड़ा सा उन्होंने क्या करा, हीटर जला दिया, आग की लपटें आ गई आपकी आंखों के सामने। वो चलता है ना, वो फोटो ही चलती रहती है, मैं भी बैठा था एक बार उसमें, तो वहाँ से भी बच्चों की चीखने की आवाज़ आती है, हाँ मम्मी बचाओ बचाओ। तो वो जो फालतू की डायमेंशन हैं वो वैसे ही बना रखी है। एन्जॉय द 10D एक्सपीरियंस, 8D एक्सपीरियंस। सर हम ये कह सकते हैं टाइम का भी इतना ही चौथे डायमेंशन हो सकता है। टाइम चौथा डायमेंशन है। नहीं सर, मतलब जो वो बीत रहा है टाइम, तो हाँ। वो चौथा डायमेंशन हो सकता हाँ, मैं कहता हूँ टाइम चौथा डायमेंशन है। है। हम इंस्टेंटली टाइम को आगे बढ़ा नहीं सकते, लेकिन टाइम बढ़ रहा है आगे, ठीक है। आपको अभी पता नहीं है कि आप अभी शाम को 7 बजे क्या होने वाला है, हमको नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन हम जान सकते हैं कैसे, 7 बजे तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। कोई ये कहने लगे कि नहीं भाई वो क्या हुआ था वहाँ पर, मैं माहिष्मती जाना चाहता हूँ, वहाँ पर लड़ाई कैसे हुई थी, बाहुबली की जो फिल्म में देखी थी, मैं भी देखना चाहता हूँ सामने। तो कैसे देखेंगे, वो तो तभी देख पाएंगे ना जब हम उस टाइम में, उस एरा में पैदा हुए होते। तो वो कहानी वही है कि भाई इस पर रिसर्च चल रहा है कि टाइम को कैसे डिक्रीज करा जाए, ठीक है। अच्छा, कैसे करा जाएगा, कैसे करा जाएगा, आया कभी कभी दिमाग में, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसे टाइम को खींच के, नहीं घड़ी की सुइयाँ घुमा दो उल्टा। बहुत अजीब सी चीज़ है, लेकिन अनअचीवेबल नहीं है, गूगल पर चेक कर सकते हो। अर्थ को उल्टा रोटेट करना, अर्थ शेक तो नहीं करती ना, ऐसे तो नहीं कभी कि मैं आज मेरा मूड क्लॉकवाइज घूमने का, आज मेरा एंटी क्लॉकवाइज। हमेशा सूरज जो है वो पूरब से ही उगता है, पश्चिम से तो नहीं उगता ना। अगर अर्थ को उल्टा रोटेट, अर्थ जो है वो प्लेनेट जितने भी जो सन है, सन के चारों तरफ रोटेट करती है, ठीक है। तो वो एक ही डायरेक्शन में रोटेट करती है। अगर उल्टी डायरेक्शन में रोटेट कराना शुरू कर दें तो टाइम भी उल्टा घूमना शुरू हो जाएगा। बुढ़े जवान होने शुरू हो जाएंगे, जो जवान है वो बच्चे होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और जो पैदा हो चुके हैं वो वापस फीटस में चले जाएंगे और फिर वहाँ पर भी ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जो पूरा जो कुदरत है वो पलट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो ये अनअचीवेबल नहीं है। साइंटिस्ट हैं भाई, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ये तो सुना ही होगा ना, मून पर बुकिंग चल रही है। वो टेस्ला वाला कौन है, वो एलॉन मस्क, वो पहुँच गया वहाँ पर, कह रहा मैं होटल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और सर अगर उल्टा भी घुमाते पर स्पेस का टाइम तो सीधा ही चलता है। स्पेस का टाइम सीधा चलता है, स्पेस है क्या? वो भी तो स्पेस एम्प्टी स्पेस है। स्पेस ये थोड़ी है आसमान को मैंने स्पेस बोल दिया। स्पेस में जाना शुरू करेंगे तो अच्छा वीनस है इधर, अच्छा अरे प्लूटो मिल गया मेरे को, प्लूटो तो गायब कर दिया उसमें से, क्या होता है सोलर सिस्टम में से, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस उसका इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो ये सारी आज लगती हैं हाइपोथेसिस। क्या होता है हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस फिर रूल बनता है, फिर लॉ बन जाता है, ठीक है। तो आज हाइपोथेटिकल लगती है कोई चीज़, लेकिन हो सकता है हमारे टाइम में सब सच हो जाए, ठीक है ना। हमारे पेरेंट्स बताते हैं, गुड इवनिंग, हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि भाई कहा जाता था
कि यहाँ बैठे होंगे, इस जगह बैठे होंगे और अमेरिका में बात कर रहे हो, तो सब हंसते थे, पागल है कि अमेरिका में बात कैसे, यहाँ बैठ कर, है ना, ब्रिटेन में बात। तो इस तरीके की बातें होती थी। तो अब कहते हैं कि अब देखो वो सब कुछ चीज़ें सच हो गई, तो कहा नहीं जा सकता। आगे आने वाले टाइम में आप लोग क्या क्या देखोगे। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए। इफ ए क्रॉस बी, तो ये जो मैंने आपको एक चीज़ बताई है ना टाइम वाली, तो खाली टाइम में फिल्में ना देखकर ऐसी चीज़ें देख लिया करो। गूगल पर बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, ठीक है। एक और देखना कि आज से 50 साल बाद इंसान जो पैदा होंगे वो कैसे दिखेंगे, वो भी देखना जरा, वो भी देखना। उनके सर बहुत बड़े हो जाएंगे, उनके सर बहुत बड़े हो जाएंगे, तो देखना जरा। इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आप बंद नहीं कर सकते उसको। लेकिन हाँ, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़कर इन्हीं चीज़ों पर लग जाए। चलिए, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू पी आर एम क्यू एम आर। PQPR, अब ये जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं ना, इसमें हमने एक चीज़ समझ ली, जो ये पहली प्लेस पर जो लिखे हुए हैं ना, जैसे P P M M, जो पहले प्लेस पर लिखे हुए एलिमेंट्स हैं वो ज़रूर कहाँ से निकल कर आए होंगे, पहले वाले सेट में से। तो पहले वाले प्लेस पर क्या लिखा हुआ है, P P M M, बार बार तो रिपीट तो करते नहीं है किसी चीज़ को, तो P, M, A इज इक्वल टू B, M, और B क्या हो जाएगा जो दूसरे प्लेस पर लिखे हुए एलिमेंट्स, तो Q R Q R, तो Q R हो गया। अब ये सेट है तो कर्ली ब्रैकेट में डालेंगे P, M और Q, R, ये हो गया। तो अब जरा देखिए एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 पूरी एक्सरसाइज कर लो, पूरी एक्सरसाइज कर लो, मज़े मज़े में हो जाएगी। कोई ज़्यादा मुश्किल तो लगा नहीं होगा इसमें कुछ, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो मुश्किल लग रहा हो उसमें आसानी था। तो पूरा आपका एक्सरसाइज 2.1 जो है वो होमवर्क में है। ये करना है, और अगली क्लास में मैं आपको करवाता हूँ, ये आपका रिलेशन से स्टार्ट करवाता हूँ इसमें, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एक्सरसाइज आप कंप्लीट करिएगा। और इस हफ्ते मैं एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास मैथ्स की लूँगा जो मैंने अभी छुट्टी करी थी, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ज़्यादातर स्कूल्स तो ऑफ हो गए होंगे अब शायद, नहीं, शिवरात्रि की छुट्टी वाले दिन ले लेंगे, शिवरात्रि की छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, जिस दिन आप लोग कंफर्टेबल होंगे उसी दिन ही लेंगे क्लास, और बाकी परसों आपकी क्लास होगी तो ये वाली एक्सरसाइज करके लाना, ठीक है। परसों के 6 के स्कूल में, अच्छा, कोई डाउट्स हो तो कल पूछ लेना मेरे से। सर चैप्टर 3 का ठीक है, सब हमेशा मुझे कुछ कराया ही नहीं। पता नहीं कैसे स्कूल में से थोड़ा सा तो समझ लिया था, आया थोड़ा बहुत। थोड़ा जाता है सर। चलो फिर भी जो भी डाउट्स हो मेरे को भेजो, मैं करवा दूँगा, चाहे तो मैं अलग से टाइम देकर करवा दूँगा, ठीक है। स्कूल जाना है सर, स्कूल तो सुबह 6:30 से 3 बजे होता है। चलो बता देना जो भी टाइम तुम्हें कंफर्टेबल हो, है ना, मैं उस टाइम पर कैसे भी अरेंज करके कुछ कर दूँगा, ठीक है। जो भी डाउट्स हो सर रात को, हाँ, रात को 8 8 9 बजे, ठीक है। कल फ़ोन करके पूछ लेना, चलिए। सर वैसे चैप्टर तो मैंने खुद से रीड कर लिया।